हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष चौहान। आज आप 12th क्लास का ह्यूमन कार्यकी का प्रथम अध्याय जो कि अध्यावरणीय तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका जो पहला चैप्टर है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी अध्यावरणीय तंत्र। ठीक है, अध्यावरणीय तंत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, अध्यावरणीय तंत्र क्या होता है? अध्यावरणीय तंत्र का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अध्यावरणीय तंत्र या इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो त्वचा यानी स्किन और त्वचा द्वारा उत्पन्न, जैसे कि रोम है जो त्वचा में निकलते हैं, नाखून है इत्यादि के संयोग से हम क्या करते हैं, अध्यावरणीय तंत्र मानव बनता है। यानी अगर आप अध्यावरणीय तंत्र के बारे में बात करेंगे तो हम त्वचा को पढ़ेंगे और त्वचा द्वारा उत्पन्न जैसे नाखून है, रोए हैं जो त्वचा पे लगे हुए हैं, इनको पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ रहे हैं, मानव में क्या पढ़ेंगे, मानव में अध्यावरणीय तंत्र। तो बच्चों, त्वचा और त्वचा द्वारा उत्पन्न जो भी चीजें हैं जैसे कि रोम और नाखून इत्यादि, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो हम पढ़ते हैं उसकी नीड क्या है, मतलब बेसिक उसका आधार क्या है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मूलभूत आधार त्वचा है। तो आज हम त्वचा के बारे में जानेंगे, उसके कार्यों के बारे में जानेंगे, फिर त्वचा के जो औतिकी है यानी हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन उसके बारे में बात करेंगे, फिर त्वचा के बारे में जो कार्यकी है यानी उसकी औतिकी है हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन उसकी बात करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, त्वचा यानी स्किन ये क्या है, शरीर का बाह्य आवरण जो कि शरीर को सुरक्षित रखने के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करता है। सिंपल सी बात है, शरीर का जो बाह्य आवरण है यानी हमारा परत है या हमारे पूरे शरीर का खोल है वो क्या है, त्वचा है। और ये और भी बहुत सारे विभिन्न विभिन्न कार्य करता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे नीचे। यह है रोम, नाखून आदि का निर्माण भी करता है। ठीक है बच्चों,
तो ये तो हो गए कि त्वचा क्या होता है, क्या त्वचा का कार्य क्या है। ठीक है, ये त्वचा के बारे में हमने बता दिया आपको। अब आप जान लीजिए एक शब्द है हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन, यानी त्वचा की औतिकी। देखिए बच्चों, त्वचा की औतिकी को समझने के लिए या त्वचा की औतिकी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि त्वचा किन किन चीजों से बनी है, यानी त्वचा के भाग क्या है, यानी त्वचा का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो त्वचा का निर्माण दो परतों से होता है। दो प्रकार की त्वचा होती है हमारे पास में, एक होती है अधिचर्म, अधिचर्म, और एक होती है चर्म। अधिचर्म को इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस, और चर्म को बोलते हैं डर्मिस। देखिए बच्चों, त्वचा की औतिकी में दो चीजें देखेंगे, डर्मिस और एपिडर्मिस। तो इसको आप नोट कर लीजिए, डर्मिस और एपिडर्मिस क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। इस स्लाइड को नोट कीजिएगा। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे त्वचा के प्रमुख कार्य। ठीक है बच्चों, अगली हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं त्वचा के प्रमुख कार्य। तो त्वचा के प्रमुख कार्य क्या क्या है, आप लिखने के साथ समझते भी जाइए। पहला कार्य है तापमान नियंत्रण। ठीक है, आप समझते जाइए। तापमान नियंत्रण यानी गर्मी के दिनों में जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है या आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर क्या करता है, शरीर पसीना छोड़ता है। पसीने छोड़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा शरीर वाटर मतलब पानी को रिलीज करता है अपने शरीर से, अंदर की गर्मी शांत हो जाती है, मतलब इंटरनल जो हमारा टेम्परेचर है वो बराबर होने के लिए ये क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पसीने को कहते हैं पसीना छोड़ना, यानी स्वेट रिलीज। ठीक है, स्वेट रिलीज करता है तापमान को नियंत्रण करने के लिए। दूसरी बात क्या है, जब स्वेट रिलीज करता है तो उसके साथ साथ क्या करता है, कुछ हार्मफुल केमिकल्स कुछ हार्मफुल पदार्थ जो हमारे शरीर में हैं, जो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उनके लिए वेस्ट है। वेस्ट का मतलब क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन में मदद करता है। उत्सर्जन कैसे करता है भाई, पसीने द्वारा अनावश्यक, ठीक है, पदार्थों को शरीर से त्यागता है। ठीक है बच्चों, अनावश्यक पदार्थ जितने भी होंगे उनको शरीर से त्याग देगा। तीसरा पॉइंट समझिए आप यहाँ पे। उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं तो क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ये आप बचपन से देखते आ रहे हो कि स्किन क्या है, हमलावर नहीं होने देती है, रेजिस्टेंस है, यानी ये कैसी है, प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी
रोधकता वाहित जीवाणुओं या रोगाणुओं के प्रति, ठीक है, चाहे जीवाणु हो या रोगाणु हो, ये सुरक्षा प्रदान करती है। फिर चौथा आप समझ लीजिए, यहाँ पे स्किन का क्या काम है, खाद्य, ठीक है, खाद्य संग्रह, ठीक है, खाद्य संग्रह। खाद्य संग्रह से हमारा तात्पर्य है कि हमारी जो स्किन है ना केवल तापमान नियंत्रण, उत्सर्जन, सुरक्षा प्रदान, बल्कि खाद्य संग्रहण का भी काम करती है। कैसे करती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एडिपोज ऊतक, ठीक है, एडिपोज ऊतक ये आपका अत्यधिक होता है कौन सी वाली त्वचा में, आपके पेट के ऊपर, आमाशय होता है, पेट या आमाशय, ठीक है, यहाँ पे अत्यधिक होती है। ये एडिपोज टिश्यू होता है। जैसे हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, क्या खा लेते हैं, वसा खाना, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम ज्यादा ये वसीय खाद्य को क्या करती है, संग्रह कर लेती है अपने नीचे। जैसे आप ज्यादा वसा खा रहे हैं, दूध वगैरह ज्यादा पीते हैं, एक्सेस में पनीर वगैरह खा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जिसमें फैट ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये अपने शरीर में स्टोर होने लगता है। और ये स्टोर कौन करता है, संग्रह कौन करता है, हमारी स्किन करती है। किस रूप में करती है, एडिपोज टिश्यूज के द्वारा। ये आपको वसीय जितने भी खाद्य पदार्थ हैं ये आपके पेट में हो जाते हैं, इसीलिए आपको क्या होता है, आपको मोटापा हो जाता है। तो आप हमेशा समझ रहे हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 बता दिए, इसको मैं अभी रफ करूंगा, उसके बाद आगे के कार्य बताऊंगा। ये ऐसा नहीं है केवल उत्सर्जन वगैरह करती है, ये बहुत सारे जो पदार्थ हैं अच्छे, जैसे विटामिन डी है, विटामिन डी, ठीक है, जो कि तेलीय ग्रंथियों से मिलती है। तेलीय ग्रंथियां जो त्वचा में होती हैं, उनसे क्या होता है, तेलीय ग्रंथियां विटामिन डी को स्रावित करती हैं, ठीक है। त्वचा में, तो यहां से क्या पता चला है आपको कि महत्वपूर्ण पदार्थों का क्या बोलते हैं, उत्पादन भी त्वचा के द्वारा होता है। 6वां पॉइंट, ठीक है, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स जो बाहर के लोग हैं वो क्या करते हैं, संवाद करते हैं, मतलब सूर्य को आपने देखा होगा, जो फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे रेडिएशन ज्यादा होता है, या फिर ब्रिटिशर्स लोग हैं जिनके त्वचा में समस्या होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, नहाने के लिए समुद्र के किनारे वगैरह जाते हैं, ठीक है, और नहाने के बाद धूप में जरूर लेटते हैं, जिससे उनका भरपूर मात्रा में विटामिन डी बन सके, जो कि तेलीय ग्रंथियां किसमें होती हैं, स्किन में होती हैं। कंकाल के निर्माण में, ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, मुख की हड्डियां, या फिर ये जो कॉलर बोन बोलते हैं, यहाँ पे ये वाली हड्डी है ना बेटा, इसको बोलते हैं कॉलर बोन, ठीक है। ये गले की हड्डी बनाने में त्वचा सहायक होती है। देखिए बच्चों, कंकाल का निर्माण हो रहा है, मुख की हड्डी बन रही है, फेस पे जो
स्कैल्पल वगैरह ये जो हड्डियां हैं या फिर ये हड्डी है, ये शरीर में बहुत सारी हड्डी इत्यादि लिख सकते हैं जो कि इससे बनती हैं, जिसमें त्वचा का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगला 7वां लिख लीजिए, दांतों के निर्माण में। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है, ह्यूमन बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होते हैं और हमारे दांत की जो जड़ें हैं वो मसूड़ों के अंदर दबी हुई होती हैं। तो इससे आप खुद ही प्रैक्टिकली पता लगा सकते हैं कि दांतों का निर्माण किससे हो रहा है, त्वचा से हो रहा है। ठीक है बेटा। उसके बाद 8वां लिख लीजिए, रीजनरेशन या यूं कहें पुनरुद्भवन। ठीक है, कि अत्यधिक क्षमता होती है। देखिए त्वचा में रीजनरेशन की पुनरुद्भवन, रीजनरेशन आपने अलैंगिक जनन का ये पार्ट था, अलैंगिक जनन जब पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन आप पढ़ेंगे तो उसमें रीजनरेशन मतलब अलैंगिक जनन में एक रीजनरेशन एक मेथड होता है, एक युक्ति होती है किसकी, अलैंगिक जनन की। तो उसमें क्या होता है, रीजनरेशन में आपने पढ़ा होगा प्लेनेरिया वगैरह। ठीक है, ये टूट के नया बन जाता है। वैसे ही हमारी त्वचा होती है, ये भी बच्चों टूट कर नहीं बन जाती है। कैसे बन जाती है, क्योंकि आपने कभी खेलते टाइम आपकी स्किन लग गई होगी, यहाँ पे खून निकलने लगा, कोहनी में खून निकलने लगा, वहां पे स्किन बची ही नहीं है। मगर कुछ टाइम बाद जो प्लेटलेट्स होती हैं आपके रक्त में, जो प्लेटलेट्स होती हैं, कोशिकाएं, ठीक है, इन कोशिकाओं से दोबारा से वहां पे एक परत बन जाती है और कुछ समय बाद 7-8 दिन बाद दोबारा से वैसे की वैसी स्किन आ जाती है, मतलब वैसे की वैसी त्वचा आ जाती है। तो त्वचा में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता होती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको त्वचा के कार्य समझ आए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे त्वचा की औतिकी के बारे में। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसके लिए और अधिक वीडियो बना दूंगा। बच्चों मेरा उद्देश्य केवल आपको अच्छे से अच्छे बेहतर शिक्षा देना है, हमारे स्कूल का भी उद्देश्य यही है। तो ये सारी आप चीज नोट कीजिए। उसके बाद हम हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे त्वचा के भ्रूणीय स्तर के बारे में। ठीक है, त्वचा के भ्रूणीय स्तर के बारे में बात करेंगे, यानी एम्ब्रियोनिक
स्टेज ऑफ स्किन। ठीक है, इसको आप स्ट्रेटम भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियोनिक। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ स्किन में हम क्या बात करेंगे कि स्किन देखिए, सबसे पहले जो त्वचा है, त्वचा है, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है अधिचर्म, जिसको हमने बोल दिया एपिडर्मिस, और दूसरा भाग हो रहा है यहां पे चर्म, ये हो गया डर्मिस। ठीक है बेटा, तो अधिचर्म और चर्म, जैसे मान लीजिए ये मैंने आपका हाथ बना दिया, ठीक है, तो ये छोटे छोटे रोए हैं आपके हाथ पे। ये जो स्तर है ऊपर वाला, इसको बोलेंगे अधिचर्म। ठीक है, अधिचर्म का मतलब क्या हो गया, एपिडर्मिस। ठीक है, और इसके नीचे का स्तर क्या है, इसके अधिचर्म के नीचे क्या होता है, चर्म। ठीक है, ये हो गया आपका डर्मिस। आप चित्र की सहायता से बच्चों समझ रहे होंगे कि अधिचर्म स्तर कहां होता है, ऊपर, उसके नीचे कैसा रहता है, चर्म। तो इन दोनों में क्या अंतर होते हैं, क्या विशिष्टता होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। मगर भ्रूणी स्तर पर इससे पहले आप ये समझ लीजिए, तो होता है भ्रूण में, भ्रूण किसके बाद बनता है, युग्मनज के बाद। युग्मनज जो होता है वो बाद में भ्रूण बन जाता है। ये कहां होता है, गर्भ में, यूटेरस में बनता है। तो भ्रूण बनता है, तो भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय होता है। पहला होता है एक्टोडर्म, ठीक है बेटा। दूसरा होता है मीजोडर्म, ओके, और तीसरा होता है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये मैंने आपको क्यों बताया भ्रूण का, क्योंकि यहाँ पे भ्रूणी स्तर में त्वचा का निर्माण बता रहा हूं। तो भ्रूणी स्तर क्या है, यहाँ पे इनके दोनों के बारे में हम जानेंगे, तो अंतर जान लीजिए अपने आप। अधिचर्म भी आपको पता चल जाएगा और चर्म भी पता चल जाएगा। सबसे पहले डिफरेंसेस ये है कि ये पहला जो है अधिचर्म किससे बनता है, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से अधिचर्म का निर्माण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। चर्म में पहला पॉइंट क्या होगा, मीजोडर्म से चर्म का निर्माण होता है, यानी मीजोडर्म से आपके चर्म का निर्माण होगा। दूसरा पॉइंट ये है, ये भिन्न भिन्न जगह, भिन्न स्थान पर भिन्न आकार का होता है। ठीक है, ये जो अधिचर्म है, ये माथा है आपका, तो माथे पर बहुत पतला हो सकता है, जबकि हथेली होगी तो हथेली पे अधिचर्म, मैंने क्या कहा, अधिचर्म एक ऊपरी सतह है। तो हथेली जानते हो आप कितनी मोटी होती है, ये पैर के तलवे तो और भी ज्यादा मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आकार का होता है, जबकि चर्म जो है वो लगभग
अधिचर्म से तीन गुना मोटा होता है। यहां पे मोटा लिखेंगे, 3 गुना मोटा और मजबूत। ठीक है बच्चों, 3 गुना मोटा और मजबूत होता है। फिर उसके बाद तीसरा ये है कि जो अधिचर्म है ठीक है बेटा, अधिचर्म किससे बना है? स्तरित एपिथेलियल स्तरित एपिथेलियल ऊतक। ये किससे बना है? स्तरित एपिथेलियल ऊतक से बना है। ठीक है, इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है। जबकि चर्म में कनेक्टिव टिश्यू या यूं कहें संयोजी ऊतक होता है। तो बच्चों ये आप देख लीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा कि एक्टोडर्म में एक बार कोई रिकैप कर दूं। त्वचा में 2 पार्ट हैं, एक तो अधिचर्म है, दूसरा चर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म जो है मैंने ये बताया भ्रूण के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, भ्रूण के 3 स्तर में पहला क्या है? एक्टोडर्म है, दूसरा स्तर मीजोडर्म है, तीसरा स्तर एंडोडर्म है। ठीक है, त्वचा बन रही है भैया। त्वचा का मैंने यहां पे हाथ बताया था। ठीक है, मान लीजिए हाथ है तो ऊपर वाला स्तर क्या है? एपिडर्मिस। और इसके ठीक नीचे वाला क्या है? केवल डर्मिस। ठीक है, तो आप ये मानिए कि आप ये ऊपर वाले स्तर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ऊपर वाले स्तर के बारे में जानिए। अधिचर्म जो है वो क्या है? एक्टोडर्म से निर्मित होता है, यानी जो भ्रूण का एक्टोडर्म है ऊपर वाला, उससे क्या बनना है? अधिचर्म। ये विभिन्न विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। मैंने माथे, हथेली और तलवे के बारे में आपको बताया। ठीक है, ये अलग अलग होगा। इसके ऊपर से खाल छूने में, हाथ की छुएंगे तो थोड़ा रिजिड है, चीक्स की छुएंगे तो ये थोड़ी मुलायम होती है। ठीक है, जबकि तलवे की छुएंगे तो वो कठोर होती है। तीसरा समझ लीजिए, अधिचर्म स्तरित एपिथेलियल ऊतक से बनता है। ठीक है, अधिचर्म किससे बनता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, स्तरित एपिथेलियल ऊतक से बनता है। अब बात करते हैं चर्म की। चर्म दूसरी स्तर जो है मीजोडर्म। चर्म मीजोडर्म से निर्मित होता है। डर्मिस किससे बनती है? मीजोडर्म से। यह लगभग अधिचर्म से 3 गुना मोटा या मजबूत होता है। ये दूसरा पॉइंट है। ये जो अधिचर्म है, जैसे मान लीजिए हमारा जो हथेली है, हथेली में ऊपर चर्म तो है ही मोटा, सॉरी ये अधिचर्म तो इसका मजबूत है ही, मगर इससे 2 से 3 गुना स्तर किसका होगा? चर्म का। फिर उसके बाद में चर्म बनता है संयोजी ऊतक से। चर्म में क्या होते हैं? संयोजी ऊतक। उसके बाद एक पॉइंट और बच रहा है, तो मैं इसको रफ करके ऊपर ही लिख देता हूं। इसका चौथा पॉइंट है कि अधिचर्म में पोषण प्राप्त चर्म द्वारा अवशोषित रक्त से मिलता है।
ठीक है। और यहां पे 4th पॉइंट इसका हो जाएगा चर्म रक्त वाहिनियों से रक्त के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। ठीक है बच्चा, तो आप ये समझ रहे हैं अधिचर्म है, अधिचर्म पोषण प्राप्त कहां से करेगा? चर्म द्वारा अंशों से। मैंने ये कहा है, जैसे मान लीजिए ये लेयर है, ये नीचे की चर्म है और ऊपर ये अधिचर्म है। ठीक है बेटा, ठीक है। ये नीचे जो लाइन वाला सिस्टम है, ये एक बॉक्स बना दिया मैंने, ठीक है, एक डब्बा बना दिया। इसमें जो नीचे लाइनें खींची हुई है ये चर्म है और ऊपर वाला अधिचर्म है। तो ये जो लाइन है ये मान लीजिए रक्त नलिकाएं। ये क्या है? रक्त नलिका। ठीक है, ये रक्त नलिकाएं हैं जो कि कहां पे आती हैं, यानी ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां ये कहां मिलेंगी आपको? चर्म में। अधिचर्म में कोई रक्त वाहिनी नहीं होती है। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों से ये क्या करेंगे, यहां से बूंद बूंद खून निकला और ये चर्म को मिल गया। तो आपको पता है, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं कि रक्त क्या होता है? पोषक तत्वों को पूरे शरीर में ले जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? पोषक तत्वों को कहां दे देगा? चर्म में। मगर रक्त नलिका या ब्लड वेसल कोई अधिचर्म में तो गई नहीं। तो यहां से जो रक्त होगा वो जब इस दीवार पे, लास्ट वाली दीवार पे आके चिपक जाएगा तो यहां से ये अवशोषित हो जाएगा। कहां पे? अधिचर्म में। ये अवशोषित हो गया, यानी ऊपर की तरफ चला गया। जब ये अवशोषित हो गया, अधिचर्म के पास पहुंच गया, तो बच्चों समझ लो कि अधिचर्म को पोषण कौन देता है? चर्म, क्योंकि चर्म से ही जा रहा है। तो ये मैंने 4th पॉइंट लिख दिया। आप यहाँ पे 5th ये भी ऐड कर सकते हो। 5वां पॉइंट आप ये भी बता सकते हो कि अधिचर्म में, ठीक है, अधिचर्म में कोई रक्त वाहिनी या रक्त नलिका वाहिनी नहीं होती, जबकि चर्म में, ये 5वां पॉइंट है, चर्म में रक्त वाहिनियां होती हैं। तो ये मैंने आपको 5 अंतर बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको डर्मिस और एपिडर्मिस यानी चर्म और अधिचर्म इन दोनों में अंतर पता चल गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अधिचर्म कौन सा होता है, उसके क्या गुण हैं, और चर्म क्या होता है, उसके क्या गुण हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। औद्योगिकी के बारे में पढ़ा, अध्यावरणी तंत्र, उसकी परिभाषा आपको समझ आई होगी, और बाकी जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में, यानी अध्यावरणी तंत्र में अभी तक जो पार्ट 1 में पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। इसके साथ हम पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो पार्ट 2 का होगा, आप उसे जरूर देखें क्योंकि उससे स्टडी में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।